हम भारत में शिक्षा का व्यापार बनाकर बैठे हैं, हम भारत में शिक्षा का व्यापार बनाकर बैठे हैं, शिक्षा को बर्बादी का हथियार बनाकर बैठे हैं। शिक्षा नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ एक ऐसे कवि मौजूद हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ग्रामीण आचरणों और माँ पर ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। हालांकि उनको बहुत अधिक समय नहीं हुआ है काव्य पाठ करते हुए, हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मंच साझा नहीं किए हैं। अभी विगत वर्ष से ही उन्होंने कविता पाठ करना शुरू किया है, कविताओं को लिखना शुरू किया है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना शुरू किया है। हमारे साथ एक ऐसा कवि मौजूद है जिसकी शब्दों की गहराई समंदर से भी गहरी है और जिस सोच हिमालय पर्वत से भी ऊंची है। हमारे साथ जो कवि मौजूद है उसको मैं दो शब्दों के साथ, दो लाइनों के साथ अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे मैं पत्रकार हूँ, कवि नहीं हूँ, इसलिए कविताएं नहीं याद हैं, तो मैं देख के ही पढ़ देता हूँ। आज का दिन हमारे मंच के लिए खास है, चूँकि साहित्य की एक जलती मशाल हमारे पास है। हमारे साथ मौजूद है कवि वैभव अवस्थी, जिन्होंने बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट इसी साल पास किया है और वहीं से इन्होंने काव्य पाठ करना शुरू किया है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा रही वो सरस्वती शिशु मंदिर से रही। वहीं के एक अध्यापक हैं श्री अनिल कुमार शुक्ल, जिन्होंने इनको कविता पाठ की शुरुआती दौर की भाषाएं सिखाई और आगे ये स्वयं में एक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने हरिओम पवार जी से कविता को सीखा, किस तरह से कविता बोला, और उनकी तर्ज पर इन्होंने तमाम कविताएं लिखी हैं। स्वागत आप में वैभव आपका। क्या कुछ आपको लगता है कि कविता के दौर में आप कविता की काव्य पाठ करने के लिए चले हैं, और क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उम्मीद लगती है? नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं यूपी अपडेट के समस्त दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि आपने आज मुझे अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर यह शुभ अवसर प्रदान किया है। मैं जैसा आपका प्रश्न है कि क्या आपको कविता के नए आयाम भविष्य में दिखाई देते हैं, मैंने एक कवि पढ़ा था पुस्तक में, उसमें लिखा था कि काव्य सागर मध्य कवि एकः प्रजापति, काव्य सागर मध्य कवि एका प्रजापति। अर्थात कवि जो होता है वो अपने काव्य सागर में स्वयं का प्रजापति होता है, स्वयं ब्रह्मा होता है। वह विभिन्न प्रकार के आयाम गढ़ता है और पुनः उसका जब चाहे तब उसका विनाश कर देता है। लेकिन उसका उद्देश्य होता है समाज को दर्पण दिखलाना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कभी कहा भी था कि साहित्य समाज का दर्पण है। पत्रकार और साहित्यकार, कवि, ये सभी समाज को दर्पण दिखलाने का कार्य करते हैं। हम रामायण उठा के पढ़ें, हम महाभारत उठा के पढ़ें तो हमें पता चलता है वह समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे। इस निमित्त हमें ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर शारदे की कृपा रही तो मैं नवल आयाम गढ़ पाऊँ। हमारे दर्शक आपकी 4 लाइनें सुनना चाहते हैं। मैं अपने परिचय की सीधे 4 पंक्तियां रखता हूँ दादा कि बरछी भालों तलवारों से श्रृंगार किया करते हैं, बरछी भालों तलवारों से श्रृंगार किया करते हैं, हम दमदम से लंदन तक प्रतिकार किया करते हैं। बरछी भालों तलवारों से श्रृंगार किया करते हैं, हम दमदम से लंदन तक प्रतिकार किया करते हैं। कलमकार जो दरबारों के चारण बन बैठे हैं, इस भारत की बर्बादी के कारण बन बैठे हैं। कलमकार जो दरबारों के चारण बन बैठे हैं, इस भारत की बर्बादी के कारण बन बैठे हैं। जो दर्पण होकर खुद का व्यापार किया करते हैं, हम ऐसे दर्पण को गोली मार दिया करते हैं, हम ऐसे दर्पण को गोली मार दिया करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने अक्सर आपको फेसबुक के माध्यम से माँ पर बोलता है, गाँव पर बोलते देखा है, तो वैभव कुछ सुनाओ, माँ पर सुनाओ कुछ। मैं यही कहना चाहूँगा, आज वर्तमान की परिस्थिति बदल चुकी है, लेकिन मेरी पहले जो मेरी कंडीशन रही थी, मेरा जो स्थिति रही थी, परिस्थिति रही थी पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, तो मैं गांव से जो है था और गांव से यहाँ 2007 में बीसलपुर नगर क्षेत्र में आया, छोटे से कस्बे में। तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। वो बीती जिंदगी के ख्वाब मुझको याद आते हैं, वो बीती जिंदगी के ख्वाब मुझको याद आते हैं। बिना पायल के माँ के पाँव मुझको याद आते हैं, बिना पायल के माँ के पाँव मुझको याद आते हैं। मेरे घर में गरीबी थी मगर अब तो अमीरी है,
मैं रहता हूँ शहर पर गाँव मुझको याद आते हैं। मैं रहता हूँ शहर पर गाँव मुझको याद आते हैं। कभी मैंने एक शेर लिखा था कि जमाने भर की महफिल में मैं जिससे रंग जमाता हूँ, जमाने भर की महफिल में मैं जिससे रंग जमाता हूँ, सुनो मैं वो गजल अब आपको माँ पर सुनाता हूँ। और अभी है वक्त तू माँ से दुआएं मांग ले पगले, अभी है वक्त तू माँ से दुआएं मांग ले पगले, जहाँ के इस सफर में हम सफर कोई नहीं होता, जहाँ के इस सफर में हम सफर कोई नहीं होता। और भी मैंने माँ पे बहुत कुछ लिखा है। मैंने कहा था कभी कि वो माँ मुझे बचपन में कैसे पालती थी माँ नहीं मालूम, मुझे बचपन में कैसे पालती थी माँ नहीं मालूम, मगर बछड़े को मैंने पालती एक गाय देखी है, मगर बछड़े को मैंने पालती एक गाय देखी है। तो मैंने कहा आप बेहद कम उम्र में कविता पाठ करने लगे हैं। हमारे दर्शकों को बताओ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा थी कहाँ से शुरू की और कैसा जीवन का संघर्ष रहा आपका? मैं ज़्यादा ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ 2007 में आया था और तब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी गई थी, सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने अध्ययन किया है और उसके बाद विद्या मंदिर में मैं पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट ईश्वर मैंने पास किया है। तो उसमें मेरी जो एज लिखी गई थी कागजों में वो सन 2005 लिखी गई थी, 9 सन 2005। कारण ये रहा कि मैं जब वहाँ से आया था तो मेरी उम्र बहुत थी, 7 वर्ष का बालक जब शिशु में पढ़ेगा तो निम्नलिखित में से उसका एज बढ़ता चला जाएगा। तो 2005 ही मेरी एज लिखी गई और वर्तमान में मैं 18 साल का। अच्छा, पहले एक चीज और, इस बार आप प्रमोट हुए, आपके साथ साथ लाखों की संख्या में छात्र प्रमोट हुए। कवि का एक नियम रहता है कि वो जो देखता है वो जरूर लिखता जरूर है। जी जी। क्या आपने कभी प्रमोट हुए हैं आप, तो आपने प्रमोट के ऊपर कुछ कविता पाठ किया है, कुछ काव्य पाठ किया है? प्रमोट हुए हैं वो ठीक है, उन्होंने कर दिया कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन मैं देखता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमरा उठी है। जहाँ देखिए तहाँ नकल के अड्डे बनाए गए हैं। आयोग देखिए, विभिन्न आयोग जो है भ्रष्टाचार से लदे हुए हैं। आप 10 लाख 15 लाख दीजिए आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। मैंने शिक्षा पे बहुत ही लंबी कविता लिखी थी, उस कविता का वाचन करना चाहूँगा, सुनिएगा। आप सभी दर्शकों को मैं निवेदित करता हूं कि वर्तमान में हम अतीत के पैमानों को भूल गए, वर्तमान में हम अतीत के पैमानों को भूल गए, स्वयं विरासत में पाए उन एहसानों को भूल गए। आज यहाँ पर गुरुकुल वाली मर्यादा भी टूट गई, लाड़ में काले के चक्कर में अपनी माँ ही छूट गई। भूमंडल को गर्वित करने वाली परिपाटी तोड़ी, हमने अपने हाथों से खुद भारत की माटी छोड़ी। हम भारत में शिक्षा का व्यापार बनाकर बैठे हैं, हम भारत में शिक्षा का व्यापार बनाकर बैठे हैं। शिक्षा को बर्बादी का हथियार बनाकर बैठे हैं, शिक्षा को बर्बादी का हथियार कर बैठे हैं। शिक्षा भारत में संस्कारों की जननी कहती। गुरुकुल चलते थे, राम कृष्ण पढ़े गुरु के पास जाकर। शिक्षा भारत में संस्कारों की जननी कहलाती थी, शिक्षा भारत के कोने कोने में पूजी जाती थी। शिक्षा मातु ज्ञानता का वरदान बताई जाती थी, शिक्षा मेधा शक्ति की पहचान बताई जाती थी। शिक्षा का भारत में स्वर्णिम दौर दिखाई देता था, शिक्षा का भारत जग में सिरमौर दिखाई देता था। आज यहाँ पर शिक्षा का अपकर्ष दिखाई देता है, शिक्षा से साबित यह भारत वर्ष दिखाई देता है, शिक्षा से साबित यह भारत वर्ष दिखाई देता है। मैंने कभी लिखा था, विभिन्न विद्यालयों में महाविद्यालयों में मैंने कविता पाठ किया, मैंने वहां भी पढ़ा, निर्भीक होकर पढ़ा, मुझे किसी की डर नहीं है। मैंने लिखा, मैं समस्त शिक्षकों के प्रति निवेदन करता हूँ जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं उनमें शोषण होता है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक का शोषण होता है, कभी कभी शोषण के चलते दोषारोपण होता है। स्कूलों में अब मनचाहा शुल्क वसूला जाता है, स्कूलों में अब मनचाहा शुल्क वसूला जाता है, फिर पूरा प्रबंध उसे मिलजुल करके खा जाता है। शुल्क प्रबंधन प्रशासन कमजोर दिखाई देता है, शुल्क प्रबंधन प्रशासन कमजोर दिखाई देता है। अब शिक्षा की बर्बादी का दौर दिखाई देता है, अब शिक्षा की बर्बादी का दौर दिखाई देता है। जाने कितने रोज यहाँ बेरोजगार हो जाते हैं, भूखी रोटी खाकर बेसुखी मजार हो जाते हैं। प्रतियोगी प्रतिभागी सत्ता की भट्टी में जलता है, ऑटो रिक्शा नहीं यहाँ वो मीलों पैदल चलता है। पर जब सत्ताधारी कुर्सी भर्ती को खा जाती है,
तब किसान के बेटे के घर पर अर्थी आ जाती है, तब किसान के बेटे की घर पर अर्थी आ जाती है। 2 कौड़ी के प्रश्न पत्र स्थान लिए बैठे हैं जी, 2 कौड़ी के प्रश्न पत्र स्थान लिए बैठे हैं जी, फिर भी नकल कराने का अरमान लिए बैठे हैं जी, सबको पास कराने का सम्मान लिए बैठे हैं जी, सबको पास कराने का सम्मान लिए बैठे हैं जी। शिक्षित होने का झूठा अभिमान लिए बैठे हैं जी, शिक्षित होने का झूठा अभिमान लिए बैठे हैं जी। माथे पर अपने कलंक हम जीवन भर ढो सकते हैं, माथे पर अपने कलंक हम जीवन भर ढो सकते हैं, लेकिन यहाँ 8वीं तक हम फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 8वीं तक हम फेल नहीं। मैं ये समझता हूँ अगर किसी को कैंसर है, देखो जो भी आपने बात कही कि 2 कौड़ी के प्रश्न पत्र और तमाम चीज़ें और प्रमोट होने की बात कही आपने, तमाम चीज़ें कही। इस बार का परिदृश्य यही हो गया है। अगर बात की जाए तो कोरोना काल में इंटर में सैकड़ों छात्रों को, लाखों छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, और प्रमोट होने के बाद आज विश्वविद्यालयों की कंडीशन ये है कि वहाँ पर लोगों को अब दाखिला नहीं मिल पा रहा है। जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको दाखिला नहीं मिल पा रहा है, जो उनको हिंदी नहीं लिख मिलती है वो दाखिला करवा चुके हैं, क्योंकि वो उनको चालाकियां हैं, उनके पास तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो आज भी इंतजार में, वो बच्चे इंतजार में जिनको अपने प्रमोटेड रिजल्ट पर भरोसा नहीं था, अच्छे पढ़ने में थे और उनको नंबर नहीं मिल पाए थे, तो उन्होंने प्रमोशन का अपना परीक्षा दी और परीक्षाएं चल भी रही हैं। उनको बड़ी समस्याएं हुई। अब वो पास होंगे तो कैसे उनका दाखिला होगा विश्वविद्यालय में, बड़ी समस्या। बहुत बेहतर आपने लिखा। हरिओम पवार को आप बहुत पढ़ते हो, हमने सुना है, आप बताते भी हैं कि हरिओम पवार जी के ऊपर आप तमाम कविताएं लिखती हैं। कुछ सुनाओ हरिओम पवार के उसके, अच्छा उनका जो भी आपने उनसे सीख कर आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार को सर्वप्रथम मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और उनका जो छंद रहता है वो ताटंक छंद रहता है, तांटक छंद। तो उस छंद व्याकरण में उसका जो नियम है 16-14 का चलता है, 16-12 का चलता है, 14-12 का चलता है। मैं निवेदित करता हूँ अपने परिचय की कुछ पंक्तियाँ, सुनिएगा यूपी अपडेट के समस्त दर्शक। मैं संतापों का आंसू हूँ गिरा हुआ अंगारों पर, मैं संतापों का आंसू हूँ गिरा हुआ अंगारों पर, मेरी भाव भंगिमा लिखती सरहिंदी दीवारों पर। मैं संतापों का आंसू हूँ गिरा हुआ अंगारों पर, मेरी भाव भंगिमा लिखती सरहिंदी दीवारों पर। मैंने अब तक 2 युद्धों की भीषणता को देखा है, मैंने अब तक 2 युद्धों की भीषणता को देखा है, जिनकी भीषणता से अब तक सहमी जीवन देखा है। मैंने केवल लेख लिखे हैं नभ के चांद सितारों पर, मैं गरजूंगा कविताई में दिल्ली की मीनारों पर। मैं लेखा जोखा देता हूँ भारत के गद्दारों का, मैं लेखा जोखा देता हूँ भारत के गद्दारों का। मैं चारण या भाट नहीं हूँ सत्ता के गलियारों का, मैं चारण या भाट नहीं हूँ सत्ता के गलियारों का। वाणी का बंधन करता मैं परमाणु विस्फोटों से, नेता केवल 2 दिन के हैं जनमानस के वोटों से। जो काले होकर गोरों सा अप्रवाद फैलाते हैं, जो काले होकर गोरों सा अप्रवाद फैलाते हैं, जो अपने तन की गंधों से उग्रवाद फैलाते हैं। मैं उन आतंकी कागों को कलमकार का उत्तर हूँ, मैं उन आतंकी कागों को कलमकार का उत्तर हूँ। जिनको देश नहीं प्यारा उनकी राहों का पत्थर हूँ, जिनको देश नहीं प्यारा उनकी राहों का पत्थर हूँ, जिनको देश नहीं प्यारा उनकी राहों का पत्थर हूँ। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कविता आपने सुनाई, हमारे दर्शकों का भी मन हो गया। देखो एक सवाल मन में आता है कि किसकी उंगलियां पकड़कर आप चले, क्योंकि देखिए बीसलपुर में है आप, और बीसलपुर में आपने तमाम चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर बड़े मंच नहीं हैं, यहाँ पर बड़े संगठन नहीं है आपके, कहा जाए कवि पाठ के कि कोई बड़ा मंच आपको दिला सके। कहाँ से ये सब चीज़ें सीखी हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय कुमार विश्वास जी ने कभी एक शेर कहा था कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। और हम भी ऐसे ही थे जब कभी आए थे, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब कभी आए थे वीराने में। और किसी महान कवि ने लिखा था, मैंने पढ़ा था कि शिखर बने उत्तुंग शिखर अपने प्रताप से, शिखर बने उत्तुंग शिखर अपने प्रताप से, और डरे नहीं वह कभी किसी के उग्र साथ। हमको किसी से डरना नहीं है, कलम किसी से डरकर नहीं लिखती है। मैं कहना यही चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपका गुरु कौन है, इतनी छोटी उम्र पे कविता लिख रहे हैं और इस स्तर की लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई गुरु रहा होगा। मैं किसी को गुरु की परिधि में नहीं बांधना चाहता। असल में मेरे पीछे बहुत लोगों का सहयोग है मुझे यहाँ तक लाने में और आगे पहुँचाने में।
तो मैं अगर मंचीय कवियों की बात करें तो श्री मनवीर मधुर जी मथुरा से, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी राजस्थान से, दीदी रुचि चतुर्वेदी आगरा से हैं, और विभिन्न प्रकार के और कवि भी हैं, अबीर रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं, हास्य रस के हैं, जिनका समय समय मुझे जो है संबोधन मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। और स्थानीय स्तर पर यदि बात करें तो हमारे यहाँ कविता के सिरमौर कहे जाने वाले आदरणीय निरंजन स्वरूप नागाई जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय अनिल शुक्ल अनिल, जिन्होंने मुझे कक्षा 3 से हिंदी पढ़ाई, और आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार त्रिवेदी जी, जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वर्तमान में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि वैभव अवस्थी तुम कविता लिख सकते हो, मेरे स्वर को पहचानने वाले, कि ये लड़का अगर वीर रस लिखेगा तो हो सकता है भविष्य में आगे जाए। ऐसे श्री अनिल शुक्ल जी और उनके जो भतीजे हैं श्री आलोक शुक्ल जी, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक। अनिल शुक्ल जी, डॉक्टर पवन त्रिवेदी जी, इनको मैं भी नमन करता हूँ क्योंकि इनका भी मैं भी छात्र रहा हूँ। और देखा जाए गांव पर आप बहुत अच्छा लिखते हैं, गांव के बारे में भी कुछ सुनाते चले। मैं कुछ नहीं, मैं मुक्तक एक निवेदित करता हूँ। आपने जो कह दिया है कि शुष्क मरु थल से हम छाव तक आ गए, आप और हम संवाद के माध्यम से, की गाँव से हैं हम लोग। शुष्क मरु थल से हम छाव तक आ गए, राह भूले मगर ठाव तक आ गए, राह भूले मगर ठाव तक आ गए, जो निमंत्रण मिला आपका बंधुओं। वीरस पढ़ने के बाद जब हल्का पढ़ते हैं तो थोड़ा गला साथ नहीं देता, फिर भी पढ़ रहे हैं। जो निमंत्रण मिला आपका बंधुओं, हम शहर से चले गांव तक आ गए, हम शहर से चले गांव तक आ गए, उस डगर से चले इस डगर आ गए, हम उधर से चले और इधर आ गए, हम उधर से चले और इधर आ गए, आपका जो निमंत्रण मिला बंधुओं, अपने घर से चले अपने घर आ गए, अपने घर से चले अपने घर आ गए। सही बात वैभव, ये आपका ही घर है क्योंकि हम और आप एक गांव के रहने वाले हैं, और गांव में भी हम लोगों के घर एक पास में है, और हम लोग आप लोग हम और आप आपस में कहीं ना कहीं परिवार से ही। तो हमारे दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि हम लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, और दूसरी बात हम लोगों ने एक ही विद्यालय से शिक्षा भी ग्रहण की। ये बहुत हमसे छोटे हैं, लेकिन हम लोगों ने शिशु मंदिर से हमने शिक्षा शुरू की, इन्होंने भी शिशु मंदिर से शुरू की, विद्या मंदिर तक हमने पढ़ाई की, और इन्होंने विद्या मंदिर से ही पढ़ाई की। उसके बाद मैंने राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय से BA किया, MA किया, और इन्होंने वहाँ से राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय से पढ़ाई की। तो तमाम चीज़ें देखी जाए तो हम लोगों का अब क्षेत्र भी एक सा ही हो गया कि मैं पत्रकार हो गया हूँ और ये कवि हो गए हैं, और दोनों का एक ही काम होता है कि समाज को दर्पण दिखलाना। अच्छा वैभव, तमाम चीज़ों पर हमने आपसे बात की। आप यहाँ से बीसलपुर से हैं, क्या बीसलपुर में कभी कवियों ने आपकी टाइम खींचने का काम किया है? अब अगर हम बात करें इस मुद्दे पर, फिलहाल आपने पूछा है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता में हैं, मैं कविता में हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा आयाम निकलता है। और अगर कुंठा, जो एक शब्द है कुंठा, वो अगर किसी के मन में रहती है, अंतर्मन में, तो उसका कुंठा का कोई निदान नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा निराकरण नहीं है जिससे उन लोगों को मैं कुंठा को दूर कर सकूं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा उनके लिए, जो कुंठित हैं, वो व्यक्ति कुंठित होते रहे, हम अपना काम करते रहे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। कि बताएं तुम्हें हम कि क्या चाहते हैं जी। सुनिएगा समस्त दर्शक, बताएं तुम्हें हम कि क्या चाहते हैं, गुलामी से होना रिहा चाहते हैं। बताएं तुम्हें हम कि क्या चाहते हैं, गुलामी से होना रिहा चाहते हैं। जो खुदगर्ज गोली चलाते हैं हम पर, जो खुदगर्ज गोली चलाते हैं हम पर, हम उनका भी दिल से भला चाहते हैं, हम उनका भी दिल से भला चाहते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का द्वंद हो, मैं कविता में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सभी का साथ चाहता हूँ, सभी का चुने चाहता हूँ। अच्छा वैभव,
राम को जिनने लिखा है, राम का जिनने गुणगान गाया, वो आज सत्ता में बैठे हैं। ऐसे तमाम कवि हमने देखे हैं जो राम के नाम से बहुत आगे बढ़े हैं। तो आप भी राम पर लिखते हैं, क्या कुछ लिखा है? कुछ सुंदर पंक्तियां हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राम को निवेदित करता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं जब राम पर लिखता हूँ तो भगवान राम मुझसे लिखवाते हैं, और मैं जब किसी और मुद्दे पर लिखता हूँ तो मुझसे जो है माँ शारदे लिखवाती हैं। मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि मैं कविता लिखता हूँ, मैं तो ईश्वर का वरदान समझता हूँ। कहा भी गया था कि काव्य मध्य संसार कभी एका प्रजापति, किंतु मैं मानता हूँ जब तक शारदे कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। भगवान श्री राम पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, और अभी श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता जनपद वो संपूर्ण देश में राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा आयोजित की गई, इसमें मेरा तृतीय स्थान भी रहा है, और अब आगरा में मुझे काव्य पाठ करना है। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान राम पे मुक्तक निवेदित करता हूँ। मैं अपना काव्य पाठ इसी मुक्तक से प्रारंभ करता हूँ, तो मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। मैं प्रथम कर रहा हूँ नमन राम को, मैं प्रथम कर रहा हूँ नमन राम को, मेरा दूजा नमन मेरे घन श्याम को, मेरा दूजा नमन मेरे घन श्याम को, सिर झुका कर रहा आपको भी नमन, सिर झुका कर रहा आपको भी नमन, है नमन आपकी इस धरा धाम को, है नमन आपकी इस धरा धाम को। अभी 5 अगस्त को जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब नींव रखी गई, तो मैंने उसी दिन एक मुक्तक लिखा और निवेदित करता हूँ कि राम के देश में राम का काम हो, राम के देश में राम का काम हो, हर किसी कंठ में राम का नाम हो, हर किसी कंठ में राम का नाम हो, लो स्वयं फैसला कर दिया राम ने, राम के देश में राम का धाम हो, राम के देश में राम का धाम हो, राम गीता के पावन सुखद कर्म है। कृष्ण भी वही है, लीलाधर भी वही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भी वही है। तो राम गीता के पावन सुखद कर्म है, राम के नाम में अनकहे मर्म है, राम के नाम में अनकहे मर्म है। चाहे मानो किसी धर्म को बंधुओं, राम को इमामुल हिंद कहा गया है, उर्दू को कवि द्वारा इमामुल हिंद कहा। मैं मुस्लिमों के भी राम हैं और हिंदुओं के भी राम हैं। तो चाहे मानो किसी धर्म को बंधुओं, राम में ही समाहित सभी धर्म हैं, राम में ही समाहित सभी धर्म हैं। धन्यवाद। राम के परिदृश्य को लेकर कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान श्री राम जब प्रतियोगिता हुई तो मेरा स्थान आया, तो मुझे बहुत ही अपार खुशी हुई कि मैं भगवान राम की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ। और उसी दिन मैंने एक रात्रि काले लगभग 2 बजे रात की मैंने कविता लिखी, और कविता राम स्वयं आए बताने के लिए, बेटा तू लिख। तो वो कविता कुछ इस प्रकार थी, मैंने लिखा उसमें कि राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मतभेद नहीं। राम मंदिर का विरोध हुआ, तब मैंने एक कविता लिखी कि राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मतभेद नहीं, राष्ट्र अस्मिता युग दृष्टा हित, मंदिर का भी खेद नहीं। आप मंदिर बनाइए, करोड़ों रुपया लगाइए, कोई हमें खेद नहीं है, लेकिन शंख और घंटा और रामायण से राम नहीं मिलने वाले। राम कैसे मिलेंगे? मैं निवेदित करता हूं जो राम ने मुझे स्वयं बताया। राम सत्य है, राम सुंदरम शिवम, राम मतभेद नहीं, राष्ट्र अस्मिता युग दृष्टा हित, मंदिर का भी खेद नहीं।
पूछ रहा हूं। स्वयं राम ने मुझसे प्रश्न किया है, बोलो त्रेता ने तुमको क्या क्या उपदेश दिया है? क्या मानुष मर्यादा से निर्ग्रंथ हुआ मुख खोलो, जगत चेतना हूं लेकिन होकर तुम निर्भय बोलो। यदि याद नहीं मेरा बितान, यदि याद नहीं वो आसमान, यदि याद नहीं मेरा बितान, यदि याद नहीं वो आसमान, यदि याद नहीं दुख का निदान, यदि याद नहीं द्वापर का ज्ञान, तो सुनो राम भक्तों सुन लो, मैं पुनः बताता हूं सुन लो, मुझ तक आने का मोक्ष द्वार मैं स्वयं दिखाता हूं चुन लो। तो सुनो कर्ण के द्वार खोल, भूमंडल के युग चार खोल, मस्तिष्क हृदय के नार खोल, आंखों की दृष्टि पार खोल। जब तक सलिल नहीं भावों का सुमन नहीं खिलने वाले, जब तक सलिल नहीं भावों का सुमन नहीं खिलने वाले, केवल माला को जपने से श्री राम नहीं मिलने वाले, केवल माला को जपने से श्री राम नहीं मिलने वाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोग कहते हैं वीर रस के कवि होते हैं, वो हाथ से तो कुछ नहीं लिख पाते जी। कुछ लिख पाया आपने जीवन में? अब मैं हाथ से लिखता हूँ लेकिन कभी पढ़ता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं उस रस के निमित्त जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने श्रृंगार रस में कुछ लिखा है, बहुत कुछ। मैंने कभी एक होना चाहिए कि जेम एक दिन ना कहना है कि प्रेम तो आना है जीवन में। तो मैंने कभी लिखा था, एक लड़की थी तो उसके प्रति लिख दिया था मैंने अनायास ही कि मैं याद उसे जब करता हूँ तिल तिल मिटता हूँ मरता हूँ, जो कह न सका वो कहने को, उस प्रणयालय में रहने को मैं मौन साध कर बैठा था, मैं हाथ बांध कर बैठा था। जो कह न सका वो कहने को, उस प्रणयालय में रहने को मैं मौन साध कर बैठा था, मैं हाथ बांध कर बैठा था। वेदना नहीं सह सकता अब, चुपचाप नहीं रह सकता अब, जो होगा देखा जाएगा चातक तो जल पा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा चातक तो जल पा जाएगा। किंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाद में भगवान श्री राम ने मुझसे कहा कि बेटा तू गलत जा रहा है, रास्ता मोड़ ले। तो आगे की जो दो पंक्तियां लिखी वो दर्शन है, वो वही मेन पंक्तियां हैं। पर चातक तो जल पा जाएगा, पर अंतर मन ने पूछा मुझसे कि कितने यहाँ उभरते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनका प्रेम सफल हुआ है? अर्थात किसी ने हुआ है। अंतर मन ने पूछा मुझसे कि कितने यहाँ उभरते हैं, कितने अर्णव पोत यहाँ जो सागर पार उतरते हैं। अंतर मन ने पूछा मुझसे कि कितने यहाँ उभरते हैं, कितने अर्णव पोत यहाँ जो सागर पार उतरते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आईना है तो अपनी सफाई ना दे मुझे, आईना है तो अपनी सफाई ना दे मुझे, मुमकिन नहीं कि अक्स दिखाई ना दे मुझे। आईना है तो अपनी सफाई ना दे मुझे, मुमकिन नहीं कि अक्स दिखाई ना दे मुझे। और श्रृंगार मैंने अधिक नहीं लिखा, जितना भी लिखा मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ अजब दिल है कि हम दुख देखकर सबका दुखी हैं। कुछ, मैंने श्रृंगार क्यों नहीं चुना, कुछ अजब दिल है कि हम दुख देखकर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत खुरे दो। कुछ अजब दिल है कि हम दुख देखकर सबका दुखी हैं। तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यूं मत खुरे दो। दहकता ज्वाला हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं, दहकता ज्वाला हृदय में है कि हम ज्वालामुखी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं और इसी के साथ सभी को एक बार और प्रणाम निवेदित करता हूं। आपका अगर कोई आदेश हो तो और कुछ कहा जाए। बस बहुत सुंदर वैभव, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो वास्तव में आप जैसे कभी आगे चलकर बहुत बड़े आयाम लिखते हैं। वैभव, एक छोटी सी बात जो रह गई थी जो हमारे दर्शकों को भी सुननी थी। वैभव, हम जब भी हमें आपके शिक्षक मिला करते थे तो मुझसे कहते थे वैभव बहुत होशियार है, क्योंकि हमारे गाँव से तो लोगों को बताता था। कई बार गणित के जो टीचर है उन्होंने, माखन लाल सर ने मुझसे कहा वैभव बहुत, मतलब मैंने अपने जीवन में इतना होशियार बच्चा नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा था, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वैसे तो आपसे कभी नहीं कहा। तो हाई स्कूल में क्या प्रतिशत रहा, इंटर में जब आप प्रमोट हुए क्या प्रतिशत रहा, क्या बनने का उद्देश्य है आपका जीवन में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैं नंबरों को, अंकों को जीवन का जो है कुछ नहीं, मतलब मेरा जीवन को कोई महत्व नहीं है। आप 90% दे दीजिए, आप 98% दे दीजिए। आपसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि मुझसे सीनियर है, 96 PCM में 96 अंक तीनों विषयों में, लेकिन आज वो दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अंकों के लिए नहीं पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए और अपने आप को मजबूत कीजिए। किसी ने कहा है, मेरा एक वाक्यांश है कि मैं ये चाहता हूं, मैं सीखना जीवन भर चाहता हूं, किंतु मैं यह नहीं चाहता कि मुझको जीवन भर पढ़ाया जाता है।
आप इसका उद्देश्य समझिए मैंने ये बात क्यों कही। पुस्तक जो है सबसे सुंदर साथी है, मैं यही कहना चाहता हूँ। और यही एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, एक मुक्तक निवेदित करता हूँ। मुझसे हमारी पहचान हिंदुस्तान की पूछते हैं लोग, मैं क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में, बनने के लिए उद्देश्य क्या है? बनने के लिए मैं कविता का क्षेत्र चुना है, तो इसमें भी आयाम करना है। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकूं और प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद मैं अविरत हिंदी माँ की सेवा कर सकूं, और उससे पहले भी मैं सेवा करता रहा हूं, करता रहूंगा और सदैव करता रहूंगा। उसका कोई हिंदी से कोई नाता नहीं है, और मैं हिंदी साहित्य से BA करने के पश्चात सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ, और ईश्वर की कृपा रही तो ये अवश्य मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और अंतिम एक मुक्तक देना चाहता हूँ जिसके नाम, वतन को चाहने वाले तो जिंदाबाद बोलेंगे, वतन को चाहने वाले तो जिंदाबाद बोलेंगे, हमारे लेख बस कुर्बानियत की याद बोलेंगे, हमारे लेख बस कुर्बानियत की याद बोलेंगे। अगर कोई भी पूछेगा कि क्या हस्ती तुम्हारी है, प्रयागराज में वर्तमान, अगर कोई भी पूछेगा कि क्या हस्ती हमारी है, इलाहाबाद से फिर से कई आजाद बोलेंगे, इलाहाबाद से फिर से कई आजाद बोलेंगे। बहुत सुंदर वैभव ये हमारे साथ मौजूद थे। वैभव अवस्थी, मैंने काव्य पाठ शुरू होने से पहले और कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि समंदर से गहरे भी इनके शब्द हैं और पर्वतों की हिमालय की ऊंचाई से भी इनकी ऊंची सोच है। तो आपने काव्य पाठ सुनकर आपको भी लगा होगा, आपको महसूस हुआ होगा कि वैभव में क्या दम है। ऐसे ही तमाम कवियों के साथ हम मिलते रहेंगे। हम अपने विसर्गों के अन्य कवियों को भी अपने मंच के माध्यम से इसी तरह दिखाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, UP अपडेट 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।